रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कुछ जो स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह की मिलेंगी, किस तरह के कंपाउंड्स रमन एक्टिव इनएक्टिव होंगे, फिर स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह की मिलेंगी, उस पर बात की। और फिर हमने देखा कि प्योर रोटेशनल अगर रमन स्पेक्ट्रम है तो जो सिलेक्शन रूल है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए वो या तो डेल्टा जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर डेल्टा जे की वैल्यू जो है वो +-2 होनी चाहिए। और अगर डेल्टा जे की वैल्यू 0 है तो वो रेले स्कैटरिंग है, और अगर +2 या -2 है तो वो रमन स्कैटरिंग शो करता है। जिसको हमने इस जेबलॉन्स्की डायग्राम से थोड़ा सा देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। और फिर हमने निकाला कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाएगा। तो जो एनर्जी हमने निकाली थी रोटेशनल लेवल की किसी भी एक पर्टिकुलर जे की वैल्यू को लेकर के, तो वो वेव नंबर के फॉर्म में हमारे पास में ये आई थी। और अगर हम +2 की बात करते हैं या -2 की बात करते हैं जे की जो वैल्यू है, तो उसके लिए फिर हमने इक्वेशन निकाला यहाँ पर कि अगर डेल्टा जे की वैल्यू +2 है तो जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। और अगर जे का वैल्यू डेल्टा जे का वैल्यू -2 है तो जो हमें इक्वेशन आएगा वो सेम यही इक्वेशन आएगा, बट जो वैल्यू होगी वो -2 होगी। तो यहाँ हमने एक यहाँ पे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम का एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, और यहाँ पर देखा कि अगर जे का जो चेंज है, डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो 0 है तो वो हमें रेले लाइंस देती है, और अगर वो +2 है तो एंटी स्टोक लाइन देंगी, और -2 है तो वो स्टोक लाइंस देगी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम कल देख चुके थे, और हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन, ठीक है ना। और ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास में है, जो डेल्टा जे की वैल्यू +2 और +2 और -2 के लिए आई है, तो जो रमन स्पेक्ट्रम है उसके लिए वेव नंबर का जो वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने पे हमें ये मिलता है। यहाँ ये जो हमारे पास में न्यू बार आई है ना, न्यू आई बार, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमको जो रेले लाइंस का वेव नंबर है। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रेले लाइंस इस वाले उसमें, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है हमारे पास में न्यू आई बार। अगर हम वेव नंबर की फॉर्म में रखेंगे तो इसको बार रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रखेंगे तो इसको न्यू आई रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी वैल्यूज प्लस और इसकी वैल्यूज माइनस, ठीक है ना। कब होती हैं? पॉजिटिव साइन तब आता है जब हमें हायर वेव नंबर की लाइंस मिलती हैं। हायर वेव नंबर का मतलब, अगर हमने इसको वेव नंबर माना है तो जाहिर सी बात है कि जब हम लेफ्ट टू राइट इधर मूव करेंगे तो हायर वेव नंबर हमें मिलेगा, और हमें एंटी स्टोक लाइंस मिलती है, ठीक है ना। और अगर हम इस वैल्यू को क्या माने, नेगेटिव माने, मतलब ये जो साइन है ना प्लस माइनस, अगर यहाँ पर प्लस साइन है, अगर हम इसको प्लस साइन लें तो क्या होगा, ये वैल्यू हमें देगी एंटी स्टोक लाइंस। और अगर हम इस साइन को माइनस लें, ये जो साइन है इस इक्वेशन 3 में, इसको अगर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं तो जो लाइंस हमें मिलती हैं वो मिलती हैं हमें स्टोक लाइंस, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमें ये बताता है, ये जो इक्वेशन 3 है ये हमें इस डायग्राम को समझने में मदद करता है। और हम इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन हमारे पास में 3 आया है, यहाँ पर एक चीज और हमें देखने को मिलती है। वो क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमारे पास में जे का वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0 है, 0। अगर जे का वैल्यू 0 है तो जो हमारे पास में वेव नंबर होगा, जो वेव नंबर हमने दिया है वही वेव नंबर क्या होगा, इमिट होकर के आएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, ये 6b के बराबर होंगे, अगर हमने यहां इसमें j का वैल्यू को क्या रखा, 1 रखा। तो अगर हम इसको j का वैल्यू 1 रखते हैं, एक बार रख करके देखें, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, तो हम यहां पर बात करते हैं कि इफ j इक्वल्स टू 0, तो j इक्वल्स टू 0 देन b
4 मल्टीप्लाइड बाय जे है ना ये, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 6, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा b, और यहां पर आप देखो कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0, तो ये सिर्फ 6 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी सिर्फ हमारे पास में 6b। तो अगर हम j की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमारा जो वैल्यू है ये क्या आने वाला है, ये हमारे पास में 6b का वैल्यू आने वाला है। और अगर हमने यहाँ पर if j इक्वल्स टू 1 रखा, तो j इक्वल्स टू 1 रखने पर क्या होगा, j इक्वल्स टू 1 रखने पर ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में b 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6, तो ये जो वैल्यू आई वो क्या आई, ये b हो गया, ये हो गया हमारे पास में 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, तो ये 10b हमारे पास में। और अगर हमने j का वैल्यू 2 रखा तो क्या आया, तो वैल्यू आया हमारे पास में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास में 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14b। और अगर हमने j का 3 रखा तो यहां पर हम ट्रेंड देख रहे हैं कि ये ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 12 प्लस 16 इक्वल्स टू 18, सो ये हो गया 18b। और इसी तरह से हम j का वैल्यू 4 रख करके 5 रख करके 6 रख करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जब हम j0 से j1 की तरफ मूव करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारे पास में 6b का। जब हम j1 से j2 की तरफ मूव करते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 6b माइनस 10b माइनस 6b, 4b का डिफरेंस है। यहां जो डिफरेंस है वो क्या है, वो यहां पर डिफरेंस है 6b का। और जब हम j इक्वल्स टू 2 से j इक्वल्स टू 3 की तरफ जब हम मूव करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, j इक्वल्स टू 1 से 2 की तरफ जब हम आए तो ये हो गई, और j इक्वल्स टू 3 की तरफ जब हम जाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये थी 14, ये थी 18, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आया, वो हमारे पास में 4b का है। और यहां से जब हम मूव किए j इक्वल्स टू 1 से 2 पर तो हमें जो डिफरेंस मिला तो भी हम देखेंगे 14b माइनस 10b इक्वल्स टू 4b का। मतलब ये कि जब आप यहां मूव करो, यहां से यहां मूव करो, तो ये जो डिफरेंस आता है वो 6b का आता है। और इसी तरह से यहां पर स्टोक लाइंस में भी ये डिफरेंस 6 टाइम्स का आता है, 6b का आता है। लेकिन जब उसके बाद में आप यहां से यहां मूव करो, चाहे यहां से यहां मूव करो या यहां से यहां मूव करो, ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं वो क्या आएंगे, वो 4b के डिफरेंस आएंगे। ये भी 4b का डिफरेंस है, ये भी 4b का डिफरेंस है, ये भी 4b, और सो ऑन। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये डिफरेंस जो है वो 4b का होगा, ये डिफरेंस भी 4b का होगा, और ये डिफरेंस भी हमारे पास में 4b का होगा। और इस तरह से हम आगे जैसे जैसे ये लाइंस हमें मिलती जाएंगी इस तरफ या इस राइट साइड, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो हमें 4b का मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, इस इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जो लाइंस का जो गैप है, ये जो स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस, जो रेले लाइंस से जब एक एक लाइन हमें मिलेगी जहां पर हम जे की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमें डिफरेंस मिलता है स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस का, वो हमेशा और हमेशा क्या मिलता है, दो एडजेसेंट लाइन के बीच का वो 4b का डिफरेंस मिलता है। ये प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम होता है, प्योर, जब उसमें वाइब्रेशन ना हो रहा हो, सिर्फ रोटेशन मोशन किसी भी डाई एटमिक मॉलिक्यूल में हो रही हो तो। ओके, लेकिन अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन भी कर रहा हो, रोटेशन भी कर रहा हो, तो जो हमें रमन स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। अब ये रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम जो है, ये अगर हम किसी डायएटमिक मॉलिक्यूल के लिए लें, जो एक गैसियस मॉलिक्यूल होगा, डायएटमिक होगा, और उसमें दोनों तरह के मोशंस हमें देखने को मिले, उसमें रोटेशन भी और
वाइब्रेशन भी अगर हमें देखने को मिले तो जो सिलेक्शन रूल होगा, तो देखो पहला सिलेक्शन रूल तो क्या है, रोटेशन के लिए, तो रोटेशन के लिए सिलेक्शन रूल तो जे का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर +-2 होना चाहिए। और अगर हम वाइब्रेशनल मोशन के लिए सिलेक्शन रूल की बात करें तो जो वाइब्रेशन का जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए +-1 का। मतलब ये कि ये जो डायग्राम हमने यहाँ पर देखा, ये वाला, ठीक है ना, इस डायग्राम को उठा करके और हम इस दूसरे पेज पर लेके चलते हैं यहाँ, और यहाँ समझें, ये हमने यहाँ पर बात कर ली कि जे की वैल्यू जो है वो 0 या +2 -2 होती है, तो क्या आती है, ये हमारे पास में -2 के लिए आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास में +2 के लिए आ रहा है, ये हमारे पास में j = 0 के लिए आ रहा है। ये तीन तरह के हमने यहाँ पे क्या देखे, मोशंस देखे या एक्साइटेशन यहाँ पर हमने बात की। -2 इसलिए क्योंकि ये 4 से 2 में जा रहा है ना, आप ये देख रहे हो कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर इसको दिखाया है। तो ये तो हमारे हो गया रोटेशनल का। और अगर हम इस V1 से और इस V2 तक लेकर के जाएं किसी भी वाइब्रेशनल लेवल को, ठीक है ना, कि एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन में, क्योंकि ये पूरा का, अब आप बोलोगे साहब ये जाएगा कहां से कहां तक, मतलब ये जो है उसको आप एक वाइब्रेशन, ये भी तो सारे के सारे एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन में ही जा रहे हैं। ये V1 में है और ये जो है ये V2 में है, ये V1 में है और ये V2 में है, ये भी V1 में है और ये V2 में है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो रोटेशनल लेवल्स हैं उसमें, और यहाँ पर जो हम कंसिडर करेंगे इसको पूरे को एक ही कंसिडर करेंगे, वो किसी में भी जा सकता है, वो इसमें भी जा सकता है, वो इसमें भी जा सकता है, वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, उन सबको हम क्या लेंगे, अब वो चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, कहीं से भी जाए, हमारा मतलब कहने का यह है कि इन सभी पोजीशन से, इन सभी पोजीशन में कहीं पर भी अगर वो मूव करता है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम V1 से V2 का ट्रांजिशन मानेंगे, या हम कहेंगे कि वहां जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, जो वाइब्रेशनल लेवल में चेंज वो +-2 का हुआ है। या तो अगर वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो वो +1 हो गया, और हायर स्टेट से लोअर वाइब्रेशनल स्टेट में आएगा तो वो -1 हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर जो डेल्टा जे और डेल्टा वी, जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल में जो चेंज देख रहे हैं, उसका जो सिलेक्शन रूल है उसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये हम समझ चुके हैं और ये मैंने अभी आपको बताया। तो हम अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात, मतलब शुरुआत में जब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, उस नॉर्मल टेम्परेचर पर जो वाइब्रेशन कर रहा होगा मॉलिक्यूल, जो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि ये हमारे पास में A और ये हमारे पास में B, ये जो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर शुरू में हम ऐसा मानते हैं कि इसका जो वाइब्रेशन है वो क्या है, V0, मतलब V0 में। यहाँ पर एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी लेवल हम और बना लेते हैं और इसको हम नाम ले देते हैं कि साहब ये इसका ग्राउंड स्टेट का वाइब्रेशनल लेवल है, ठीक है ना। और अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इस V0 से V1 में मूव करेगा, ठीक है ना। और ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास में आएगा V0 से V1 का, ये क्या होगा, ये इसका एक फंडामेंटल वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगी। और इसके लिए जो एक तरह के जो डायग्राम्स अगर आपको मिले तो इसी जेबलॉन्स की डायग्राम को अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इसको अगर बनाऊं तो आप क्या देखोगे, जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे जा सकता है ना। तो आप इसको मैं दूसरे कलर से इसको शो कर देता हूँ, ये थोड़ा सा दिखेगा तो आपको गिच पिच सा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ जाना। क्या समझ जाना, कि ये यहां से यहां हो सकता है, ये यहां से यहां हो सकता है,
ये यहाँ से यहाँ हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ हो सकता है, ये यहाँ से, ठीक है ना। और ये फिर इस वाले से भी, सेकंड वाले से भी ये यहाँ से यहाँ हो सकता है, इस सेकंड वाले से इस अपर वाले पे हो सकता है, ये सेकंड वाले से इस वाले अपर वाले पे हो सकता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर j इक्वल्स टू 0 से j इक्वल्स टू इस 0 तक अगर होता है, इस j इक्वल्स टू 0 से j इक्वल्स टू 0 तक, ये j इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर j इक्वल्स टू 0, तो हमें जो लाइन मिलती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको रेले लाइन बोलते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास में जो लाइंस मिलेंगी उसको हम एक और नाम देते हैं और उसको हम नाम देते हैं क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस। इनको हम क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस भी बोलते हैं, जो आपके पास में होती हैं कहां पे, रेले लाइंस, ठीक है ना। और इसके लिए अगर हमारे पास में रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों तरह के अगर इसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो यहाँ जो चेंज आएगा वेव नंबर में उसको हम एक इक्वेशन से यहाँ पर देते हैं, और वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास में क्या होता है, वो होता है कुछ इस तरह का, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है न्यू इक्वल्स टू ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई काई ई, ये जीटा है, सॉरी काई नहीं, जीटा, जीटा ई। So nu प्लस हाफ स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वेशन आता है जब इसमें ये चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये एक, मैंने आप लोगों को जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी तो आपने वहां पर पढ़ा होगा हार्मोनिक मोशन और अनहार्मोनिक मोशन, तो ये उसके एनर्जी लेवल्स भी वहां पर डिस्कस किए थे। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये किसके लिए आ रही है, या ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किसके लिए आ रही है, वो आ रही है आपकी एन हार्मोनिक मोशन के लिए। और ये इक्वेशन बाद में जाकर के क्या हो जाती है, अगर इसमें चेंज आप देखो तो ये इक्वेशन हो जाती है कुछ इस तरह से, ये आप ले लोगे कॉमन और फिर यहाँ पर ये v प्लस हाफ जो है उसको भी आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा। यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, ये आपका 1 बचा इधर, ठीक है ना। और फिर आपका बचता है 2 जीटा ई, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ओमेगा ई है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा ई जो है वो क्या है, ये हार्मोनिक वेव नंबर है ना। और ये जो जीटा ई है ये क्या है, ये एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, ओके। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आता है किसके लिए, ये तब आता है जब हमने जे की वैल्यू को क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस, ओके। लेकिन अगर हम j की वैल्यू को +2 या -2 रखें तो अगर हमारे पास में j का वैल्यू +2 होता है तो जो हमें ये वैल्यू मिलता है यहाँ पे वो क्या मिलेगा, मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो, तो वो होगा हमारे पास में ओमेगा ई 1 - 2 जीटा ई, और वही जो हमने एनर्जी निकाली थी, क्या निकाली थी, वो एनर्जी निकाली थी हमने, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे +2 हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और वही आपका B4J + 6 ये एनर्जी हम निकाली थी लास्ट टाइम,
ये रही, ठीक है ना। तो इसको आप पुट कर दोगे कब, जब हमने j की वैल्यू को +2 रखा। अगर j की वैल्यू को हम -2 रखते हैं, ये j की वैल्यू को -2 रखते हैं, तो यही सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इसमें। तो अगर आप लेते हो यहाँ पे j का वैल्यू -2, तो ये जो आएगा हमारे पास में वो आएगा ओमेगा e 1 -2 zeta e, सॉरी माइनस, देन b 4j + 6। अब जैसे इसको हम Q ब्रांच ऑफ लाइंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती हैं हमारी P ब्रांच ऑफ लाइंस और ये होती हैं हमारी O ब्रांच ऑफ लाइंस, या फिर कई बुक्स में इसको PR भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये कई बुक्स में क्या लिखा होता है, इसको हम S ब्रांच ऑफ लाइंस बोलते हैं, या फिर इसको हम O ब्रांच ऑफ लाइंस बोलते हैं। अब एक चीज तो यहां पर समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास में J का वैल्यू 0 है तो हमें पता है कि हमें Q ब्रांच ऑफ लाइंस मिलेंगी जो रेले स्कैटरिंग पर होंगी, जहां पर J की वैल्यू 0 रहेगी। और अगर हमारे पास में J की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये हमारे इस रेले लाइंस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये जो P ब्रांच ऑफ लाइंस या S ब्रांच ऑफ लाइंस हैं, ये क्या है, ये आपकी है एंटी स्टोक लाइन। और यहां क्या हो रहा है, यहां ये कम वेव नंबर का मिलेगा, यहां पे जाहिर सी बात है क्योंकि इतना जो एनर्जी है वो हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो कम एनर्जी का मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टोक्स लाइंस, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला जो फिगर है, ये वाली जो लाइन इस रेले के बाद में मिलती हैं, ये किसके लिए मिलेंगी, J का जो वैल्यू है, मतलब J में जो चेंज हुआ है +2 के लिए, और इधर जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, -2 के लिए। तो वही ये जो इक्वेशन है वो आपको बता रहा है। तो P ब्रांच ऑफ लाइंस या S ब्रांच ऑफ लाइंस को आप स्टोक एंटी स्टोक लाइंस बोलते हो, या R ब्रांच ऑफ लाइंस या O ब्रांच ऑफ लाइंस को आप स्टोक लाइंस बोलते हो। और जो हमारे पास में सेम वही वापस, मतलब किसी तरह का कोई ट्रांजिशन हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि J से आप क्या ट्रांजिशन करोगे, उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो जितना उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही उसने वहां खर्चा कर दिया है ना, इमिट कर दिया। तो उसको हम Q ब्रांच ऑफ लाइंस बोलते हैं, जो कि हमारे सेंटर में आता है। ओके, सो ये जो है, ये हमारे पास में तब आता है जब हमारे पास में रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम अगर होता है तो, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग तरीके की, ये जो आपकी P लाइंस हो, या फिर आपके पास में R लाइंस हो, या फिर आप इसको S लाइंस और ये O लाइंस भी बोल सकते हो। तो यहां जो वेव नंबर आएगा स्टोक लाइंस के लिए, स्टोक लाइंस के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टोक लाइंस के लिए। तो अगर मान लो कि हम ये जो हमारे पास में Q ब्रांच ऑफ लाइंस आ रही हैं या S ब्रांच ऑफ लाइंस, S ले लो या P ले लो, एक ही बात है, मैं यहाँ पर S लेके चल रहा हूँ, और या फिर मैं आपको यहाँ पर O लाइंस लेके चल रहा हूँ, मैं ये वाली टर्म यूज कर रहा हूँ दोनों के लिए, S ब्रांच ऑफ लाइंस और ये। आपको ये वाली भी मिल सकती है P और R, आप जो मर्जी, आप ऐसा मत लेना कि एक को P ले लिया एक को O ले लिया, है ना। या तो इस तरह का सिस्टम यूज करना या फिर इस तरह का सिस्टम यूज करना। तो अगर आप ये अगर लेते हो तो इनकी जो वेवलेंथ, सॉरी वेव नंबर में जो चेंज होगा, वेव नंबर में जो चेंज होगा, अगर Q ब्रांच ऑफ लाइंस की वेव नंबर में चेंज, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमारे पास में S ब्रांच ऑफ लाइंस में वेव नंबर में चेंज होगा, उससे हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमारे पास में O ब्रांच ऑफ लाइंस में चेंज होगा तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और अब हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारे पास में वेव नंबर में जो चेंज है, जो रेले स्कैटरिंग है, वो क्या है, ये। तो इसमें चेंज नहीं होता, ये तो सेम वही होती है बीच की, इसमें तो ये जो हमारे पास में है रेले स्कैटरिंग की, है ना, इससे हम कहां शिफ्ट होंगे, इससे हम शिफ्ट होंगे लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, इन वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू में से माइनस कर दूंगा,
ठीक है ना। तो मेरे पास में जो न्यू बार क्यू के लिए, न्यू बार एस के लिए और न्यू बार ओ के लिए जो वैल्यू आएगी, मतलब वेव नंबर या एनर्जी, देखो एनर्जी को हम वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, जिसमें मर्जी हो उसमें आप उसको रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं वेव नंबर की बात कर रहा हूँ तो एक तरह से एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता तो भी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं ई लिखता एनर्जी के लिए तो भी वो मैं एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पर वेव नंबर की बात कर रहा हूँ। तो वेव नंबर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, अगर वेवलेंथ लेते तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो आप यहाँ पर स्टोक लाइंस के लिए ले रहे हो, स्टोक लाइंस। तो ये जो स्टोक लाइंस में आप यहाँ पे देखोगे कि ये रेले लाइंस के लिए वैल्यू आता है, ये आपका रेले लाइंस के लिए वैल्यू आता है, ये आपका रेले लाइंस के लिए वैल्यू आता है। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप इसमें से माइनस कर दो, इसमें जो चेंज आया है इसको आप क्या कर दोगे, क्यू वाले के लिए यहाँ पे, एस वाले के लिए और यहाँ पे ओ वाले। तो ये जो लाइंस आएंगी ये आपकी स्टोक लाइंस आएंगी। कैसी लाइंस आएंगी, स्टोक लाइंस। अच्छा, एंटी स्टोक लाइंस क्या आएंगी, अच्छा स्टोक लाइंस आप यहां पर जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो तब है जब आपके पास में डेल्टा वी का वैल्यू जो है जब +1 है ना। लेकिन एंटी स्टोक लाइंस कब आएंगी, एंटी स्टोक लाइंस तब आएंगी जब वो हायर लेवल से और लोअर लेवल में होगा। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था वो रूम टेम्परेचर पर है, और रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पर एंटी स्टोक लाइंस नहीं मिलती, ठीक है ना। केवल कैसी लाइंस मिलती हैं, स्टोक लाइंस मिलती हैं। जो डेल्टा V इक्वल्स टू -1 है, जो एंटी स्टोक लाइंस लेती हैं वो बहुत ही क्या आती हैं, वीक मिलती है, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और जब आप इसको एनर्जी दे रहे होते हो तो ये इस V1 से V2 तक बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए वो जो आपको स्टोक लाइंस जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, इंटेंस मिलेंगी, है ना। जैसे अगर आप इसका डायग्राम बनाओ वापस से, तो वापस से आप डायग्राम यहाँ बना सकते हो, ये आपके पास में क्यू लाइंस आ गई, है ना, और इसके बाद में ये कुछ स्टोक लाइंस मिलेंगी, आप एंटी स्टोक मिलेंगी, और यहाँ पर ये स्टोक लाइंस मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये जो स्टोक लाइंस मिलेंगी ये आपको बिग, है ना, इंटेंस, और ये जो लाइंस मिल रही है मैंने थोड़ी ज्यादा बड़ी बना दी, बट ये क्या है, ये वीक लाइंस है ना, बहुत छोटी छोटी लाइंस मिलेंगी। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी लाइंस मिलेंगी आपको, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, और हायर एनर्जी लेवल पर जब कम होंगे तो लोअर एनर्जी लेवल में क्या होंगे, कम जाएंगे, और कम जाएंगे तो वीक जो पीक है वो कैसा आएगा, कम आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी, जो भी आपका थियोरेटिकल पोर्शन था, जो मुझे समझाना था, जो मैथमेटिकल पोर्शन था, वो सारी की सारी चीजें इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की आ गई। अब जो बात बचती है वो बचती है हमारा कि रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसा होता है, या फिर हम ये कहें कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसा होता है। तो देखो रमन के लिए खास बात क्या है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम काम में लेते हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब बहुत ही सेंसिटिव, और हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी आप ये जितने भी आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे मैंने जो पोलराइजेबिलिटी को लेकर के और ये सारी बातें बताई हैं कि कब वो रमन एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, तो उसको देखने के लिए कि वो कब पोलराइजेबिलिटी में जरा सा भी चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें एक बहुत ही सेंसिटिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो हर तरह का जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसकी खास बात ये होती है कि उसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है जिससे हमें वो जो रेडिएशन है वो डालने होते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का लाइट रेडिएशन होता है जो कि कैसा होता है, एक लंबे आकार का होता है, जो कि एक हम मर्करी वेपर लैंप यूज कर सकते हैं, मर्करी वेपर लैंप,
अच्छा, ये मरकरी वेपर लैंप किस तरह की रेडिएशंस निकालेगा? अब आपको मालूम है कि मरकरी रेडिएशंस जो है वो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेंज की रेडिएशन निकालता है, मतलब ज्यादा एनर्जी की, हाई एनर्जी की। अगर आप इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करते हो तो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए जो सोर्स हम काम में लेते हैं वो कैसा लेते हैं, वो ऐसा लेते हैं। और वहां पर आपको, आपने पढ़ा भी होगा कि इस तरह का लैंप हमको यूज करना पड़ता है जो कम एनर्जी दे, जबकि यहां पर हम नॉर्मल हाइड्रोजन सॉरी मर्क्यूरी वेपर लैंप यूज कर सकते हैं जो कि अच्छी खासी एनर्जी देता है। तो यहाँ पर आपको लाइट सोर्स में किसी तरह का कोई ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। और उसके बाद में जब लाइट यहाँ से निकलती है तो जाहिर सी बात है हमें वो लाइट पूरी की पूरी नहीं चाहिए होती है, हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक फिल्टर लगा देंगे, अब ये फिल्टर से निकलेगी लाइट, तो कुछ जो पहले जितनी लाइट थी उतनी लाइट नहीं निकलेगी, फिल्टर होकर के निकलेगी। और फिल्टर होने के बाद में यहाँ पर ये किस पे जाती है, एक सैंपल पर जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पर जो सैंपल ट्यूब हम काम में ले रहे हैं, ये जो लाइट्स है, इंसिडेंट लाइट जो है, ये जब इस पर आकर के पड़ेगी इस सैंपल के ऊपर, है ना, तो हम एक सैंपल ट्यूब काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉर्न शेप्ड सैंपल ट्यूब। इसमें ऐसा सीइंग सा निकला होता है। ये क्या करता है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको रोकता है ना। ये हॉर्न जो घुमा हुआ है ये लाइट के रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, रोकेगा, है ना, इसको लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। और जब ये इससे यहां पर आकर के जब टकराएगा तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जिस भी तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, अब ये लाइट रेडिएशन कैसे आ रही हैं, इसका एक कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से जमे होंगे, ये इसके साथ पास होंगे। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो सकते हैं, यूं होंगे, तो आपको पता है पोलराइजेशन में चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसे होते हैं, इसी डायरेक्शन में होते हैं, तो पोलराइजेशन में चेंज आएगा। और जो लाइट है वो फिर इस तरह से निकलती है, इसको हम फिर एक स्लिट से पास कर देते हैं, और स्लिट से पास करने पर ये जो लाइट आई है इससे स्प्लिट होकर के, ये क्या है, बहुत ही वीक लाइट है, क्योंकि, है ना, तो क्योंकि उस वहां पर उसने एब्जॉर्प्शन किया है। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइट को एक लेंस और एक प्रिज्म से पास करते हैं, और ये क्या कर देगा, इस लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। और ये जो ओवरलेप हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे कि बहुत सारे टाइप के मोशंस इसमें हो जाते हैं, इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी हो जाएगा, इसमें रोटेशन मोशन भी हो जाएगा, इसमें इसका खुद का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका भी एक तरह का मोशन है। तो ये सारे के सारे मोशन जब इसमें ओवरलेप हो जाते हैं तो ये सारी की सारी लाइट भी क्या हो जाएगी, ओवरलेप हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर इसको प्रिज्म से पास करते हैं, और प्रिज्म क्या कर देगा, इन लाइट रेडिएशंस को अलग अलग कर देगा, दूर दूर। और फिर हम यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट यूज कर लेते हैं, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न मिलता है, या तो हम फोटोग्राफिक प्लेट यूज कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं, डिटेक्टर से डिटेक्ट करके फिर रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का जो रिले लाइंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ये अलग अलग शेप की हो सकती है, ठीक है ना, ये तो मैं बना रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। तो स्ट्रोक लाइंस और एंटी स्ट्रोक लाइंस मिलेंगी, ये बीच में रेले लाइंस मिलेंगी। कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम भी आपको मिल सकता है, बीच में आपको ये रेले लाइंस मिलेंगी, और ये कैसा होगा, ये इस तरह का होगा कि शुरू में कम होगी, फिर एकदम ज्यादा होगी, फिर बहुत कम कम, और ऐसे ही फिर इस तरफ देखने को मिलेगी सेम उसमें। या फिर ये कुछ इस तरह का हो सकता है, क्या होगा, ये शुरू में तो क्या मिलेगा, शुरू में मिलेगा बहुत ज्यादा, और फिर बाद में एकदम से कम होगा, है ना। या फिर ये किस तरह की हो सकती है, या ये हो सकती है शुरू में होगा बहुत कम और बाद में होगा ज्यादा, है ना। तो अलग अलग तरह का जो सैंपल है, कंपाउंड है, वो अलग अलग तरह की ये रमन स्पेक्ट्रम आपको देता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बेस पर आप इसको किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकते हो, उसका स्पेक्ट्रम ले सकते हो और बता सकते हो। और रमन स्पेक्ट्रम जब हम ये जो सैंपल जो हम यहाँ पर लेते हैं, ये जो सैंपल सेल हमने लिया हुआ है, सैंपल सेल, इसमें ज्यादातर जो कंपाउंड हम लेते हैं वो या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर सॉलिड फॉर्म में होता है।
अगर आप इसको गैस फॉर्म में लोगे तो जो रमन स्पेक्ट्रम आता है वो काफी वीक स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर जब लाइट इससे पास होगी और इसकी जो पोलराइजेशन होगा वो बहुत कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो यहाँ पे उसको ज्यादा वो मेजर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो पीक्स आएंगी वो क्या आएंगी, वो वीक पीक्स आएंगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक कुछ मिरर्स लगाते हैं ताकि लाइट को बिल्कुल रिफ्लेक्ट ना होने दें, बर्बाद ना जाने दें, वो सारा का सारा कन्वर्ज होकर के एक तरफ हमारे को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है ना। ये था आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फटाफट से मैं इसके कुछ एडवांटेजेस बता देता हूं। जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अगर इंफ्रारेड रेडिएशन डाल करके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम उसका लेते हैं तो वो IR इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे किसी तरह का कोई पता ही नहीं चलेगा कि क्या वाइब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन इसको हम रमन स्पेक्ट्रम में ले सकते हैं और रमन एक्टिव होता है ये। तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो IR इनएक्टिव होते हैं लेकिन रमन एक्टिव होते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो रमन एक्टिव होते हैं, रमन इनएक्टिव होते हैं लेकिन IR एक्टिव होते हैं। मतलब दोनों ही चीजें हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट विजिबल टाइप की लाइट को आप यूज करते हो, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस जब स्कोपी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आपको एक स्पेशल टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को वहां पर डालना पड़ता है। तो रमन स्पेक्ट्रम पर काम करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि वहां पे विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज काम में आता है, तो इजीली काम हो जाता है। जबकि इंफ्रारेड रेंज की जो लाइट है उसको डालना वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सा काम होता है। दूसरा, रमन स्पेक्ट्रम जो है वो मतलब गैसेस पर भी अप्लाई हो सकता है, लिक्विड्स पर भी अप्लाई हो सकता है और सॉलिड्स पर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो IR है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स पर जब हम देखते हैं तो वो काफी मतलब धुंधला या बहुत वीक एक स्पेक्ट्रम हमें देता है। हालांकि यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रम जब गैसेस के लिए लेंगे तो वीक देगा, लेकिन फिर भी रमन स्पेक्ट्रम तीनों तरह की जो हमारे सैंपल हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब पे काम आ जाता है। बट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है वो लिक्विड और सॉलिड के लिए काफी डिफ्यूज टाइप का एक स्पेक्ट्रम हमें देता है। और तीसरी जो बात मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई कि जो रमन एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो इंफ्रारेड में नहीं देखे जाते क्योंकि वहां पे वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि जो सबसे क्या कह सकते हैं उसको, होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एक ही मॉलिक्यूल मतलब जब बनाएंगे तो एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर के बनाएंगे, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे होमो एटम हमने काम में लिया है, ये सारे के सारे IR इनएक्टिव हैं। लेकिन रमन में ये रमन एक्टिव होते हैं, तो ये इसका क्या है, एक एडवांटेज। तो बहुत सारी कुछ एप्लीकेशन भी हैं कि जिन कंपाउंड्स को IR से हम नहीं देख पाते थे, जैसे कि हमने IR इनएक्टिव है तो हम IR से इसका स्पेक्ट्रम नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रमन एक्टिव है ना ये, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, रमन स्पेक्ट्रम लेकर के बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है या किस तरह का कंपाउंड है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जब हम करते हैं तो वहां पर इसका एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। हम बहुत सारे कंपाउंड्स में ये पता लगा सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो लीनियर है या वो बैंड स्ट्रक्चर का है। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया था, है ना, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे कंपाउंड के साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वाकई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और अगर हम N2O की बात करें या N2O की बात करें, इनकी अगर हम बात करें तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे लीनियर हैं या नहीं है, तो इनके स्पेक्ट्रम को कंपेयर कर लेते हैं हम कि जैसा स्पेक्ट्रम कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है सेम वैसा ही स्पेक्ट्रम इन दोनों का आ रहा है क्या। अगर वो सेम स्पेक्ट्रम इन दोनों के जैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी लीनियर नेचर के हैं, और अगर इनका स्पेक्ट्रम एक जैसा नहीं आ रहा है तो वो लीनियर नेचर का नहीं है, वो कैसा है, बैंड नेचर का। इसलिए जब हमने बात की थी तो यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड्स की बात की थी। कैसी, एक बात की थी हमने लीनियर कंपाउंड की और एक बात की थी हमने बैंड कंपाउंड की। एक जो मुड़ा हुआ कंपाउंड है जो बैंड स्ट्रक्चर रखता है जैसे कि वाटर, और एक कंपाउंड ऐसा जो कि सीधा स्ट्रक्चर रखता है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। तो ये हमें काम आता है जब हम
स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं कंपाउंड्स का। ओके, और एक और चीज जैसे मैं अभी एप्लीकेशन है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे कि अगर आपको ह्यूमंस में या प्लांट्स में या एनिमल्स में होने वाले जो चेंजेस हैं या उसमें जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, है ना, प्रोटीन्स या स्टार्च, है ना, ये इस तरह के जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो वहां पर उन कंपाउंड्स को किस तरह से स्टडी किया जाए, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छी तरीके से उन कंपाउंड्स को स्टडी कर सकते हैं वहां पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल अगर आप इंफ्रारेड रेडिएशन वाटर में डालते हो तो वो देखो जो सैंपल है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन वाटर अगर आप लेते हो और आईआर डालते हो तो आईआर के लिए वाटर जो है, आईआर रेडिएशन के लिए वाटर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी पर अगर आप ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन डाल दो, यूवी विजिबल टाइप की रेडिएशन डाल दो, तो ये वाटर उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट का काम करता है। और जितने भी हमारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आसानी से हम रमन स्पेक्ट्रम यूज कर लेते हैं और वहां पर उन कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, या उन पर जो भी काम है वो हम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो आइसोमर्स जो है वो किस तरह के आइसोमर बना रहा है, अगर डाइज अब बना रहे हैं तो उसकी इम्प्योरिटीज या उसमें कोई किसी तरह का कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है किसी भी कंपाउंड में, या अलग अलग तरह के जो लिंकेज होते हैं, जैसे कि कहीं वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, स्पेशल टाइप के जो लिंकेज हैं, है ना, उनको हम आसानी से रमन स्पेक्ट्रम से स्टडी कर सकते हैं। कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कि ये कंपाउंड इस तरह के हैं, ये दूसरे कंपाउंड दूसरे तरीके के हैं, ठीक है ना। और इस तरह से एक और एप्लीकेशन है कि जो रमन स्पेक्ट्रम है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका कंपाउंड है वो क्रिस्टल लाइन है या एमोफस है। जैसे सॉलिड्स अगर आपने लिए हैं, ठीक है ना, वो सॉलिड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या वो क्रिस्टलीय फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो नॉन क्रिस्टलीय फॉर्म में हो सकते हैं। तो अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो शार्प रमन स्पेक्ट्रम देते हैं, और अगर वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो क्या करेंगे? वो शार्प स्पेक्ट्रम ना देकर के वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इससे आपको पता चल जाता है कि वो जो सॉलिड है वो क्रिस्टल है या नॉन क्रिस्टल है। इसी तरह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम सॉल्ट्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस जब सॉल्ट्स का होता है कि वो सॉल्ट जो है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में NaCl है और वो आप देखो कि वो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा या नहीं होगा, तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो कितना हाइड्रोलिसिस किया इसने, क्या 100% हाइड्रोलिसिस हुआ Na+ और Cl- में, या 100% नहीं हुआ। तो इन सबको डिटरमाइन करने के लिए हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। इसी तरह से आयनिक इक्विलिब्रिया आपको मालूम ही है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में HCl है तो ये H+ आयन और Cl- आयन बनाएगा, तो एक केमिकल इक्विलिब्रिया इसमें एस्टेब्लिश हो गया, और आयंस बना रहा है तो आयनिक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो गया है। तो ये इसको स्टडी करने में बहुत काम आता है, ठीक है ना, कि क्या वाकई ये इसमें टूट रहा है। या जैसे कि मान लीजिए कि हम HNO3 का एग्जांपल ले रहे हैं और HNO3 को हम देखें कि जब हम इसको वाटर के अंदर सॉल्युबल करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और ये H+ आयन देगा, और ये H+ आयन देगा, ये वाटर उसको लेकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? वो नाइट्राइट आयन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कब है? जब हमने इसको कैसा फॉर्म में लिया हुआ है? जब हमने इसको डाइल्यूट फॉर्म में लिया। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा ये HNO3 उतना ही ज्यादा H+ आयन देगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हुआ HNO3, तो ये क्या करेगा? ये इस फॉर्म में स्टेबल रहता है उस समय। तो ये क्या करता है? ये उस समय